मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं लोकसभा के अध्यक्ष इस विषय पर कुछ बातें करूंगा और यदि वक्त शेष रहा तो फिर मैं कुछ दूसरी घटनाओं को आपके सामने रखूंगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। लोकसभा के अध्यक्ष ये आपके सिलेबस का एक स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक चैप्टर है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह जो विषय है, चैप्टर है कहना चाहिए, प्री के लिए ही महत्वपूर्ण है या मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 5 साल में एक बार होता है। एक बार अगर लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो 5 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं, तब तक जब तक कि कोई विशेष स्थिति न आ जाए। और वो कौन सी विशेष स्थितियां हैं? बकायदे संविधान में ही उनका उल्लेख किया गया है। पहली बात कि लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि आप उस सदन के सदस्य हों। आप देखिए कि ओम प्रकाश बिरला जी दूसरी बार स्पीकर बने हैं, तो लोकसभा का चुनाव भी जीत करके आए हैं, तो सदन के अध्यक्ष हैं। फिर हो सकता है कि उन्हें कुछ ऐसा लगता हो कि यार अब रिजाइन करना चाहिए, जो भी रीजन हो, व्यक्तिगत रीजन, राजनीतिक रीजन, जो भी हो। अब यहां आपको मालूम होना चाहिए कि ये अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजेंगे किसको? प्री एग्जामिनेशन में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भेजेंगे किसको? तो दिमाग में क्या बात आती है? अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, अच्छे से तैयारी का मतलब है आपने ध्यान देकर के तैयारी नहीं की, तो आप फंस जाएंगे। भाई, प्रधानमंत्री सबसे बड़े हैं, लेकिन याद रखिए कि लोकसभा में जो सबसे बड़े हैं वो स्पीकर हैं। प्रधानमंत्री को भी स्पीकर से परमिशन लेकर के ही बोलना पड़ेगा, और अगर स्पीकर मना कर दें कि नहीं नहीं आप बैठिए, अब आप नहीं बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री जी को बैठना पड़ेगा, राइट। तो लोकसभा के अंदर अगर बैठक चल रही है तो स्पीकर सर्वे सर्वा है, लेकिन जो पार्टी के नेता हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री है, क्योंकि पार्टी ने मिलकर के उन्हें अपना नेता चुना और राष्ट्रपति जी ने उन्हें प्रधानमंत्री बता दिया। यही हमारे संवैधानिक प्रावधान है। तो किसको भेजेंगे? तो हो सकता है विकल्प दिया जाए कि प्रधानमंत्री को भेजेंगे, या चलिए हम प्रधानमंत्री की बात भी छोड़ दें तो फिर राष्ट्रपति को भेजेंगे। भाई, राष्ट्रपति तो अब आपको मालूम है कि संसद की परिभाषा में राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है, और राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च है। तो अपना रेजिग्नेशन लेटर वो राष्ट्रपति को भेज देंगे। मैं आपको तैयारी करते समय किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और कैसे उस बात को जो ध्यान देने योग्य है उलट पलट कर उस पर विचार कर लेना चाहिए, ये बता रहा हूं। अदरवाइज तो देखिए, चैप्टर दिया हुआ है, किताबों में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप लेकर के पढ़ सकते हैं। और मैं जानबूझ करके ये बात बता रहा हूं क्योंकि जब आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो केवल प्री की तैयारी नहीं होती, बल्कि मेंस की भी तैयारी होती है। यहां आपको अंडरलाइन करना है अपने दिमाग में कि अध्यक्ष अगर त्याग पत्र देते हैं तो वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि यदि उपाध्यक्ष त्याग पत्र देते हैं तो सीधी सी बात है, अब आप समझ गए होंगे क्यों किसको सौंपेंगे। मेरी इतनी व्याख्या के बाद अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपेंगे, राइट। जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो बकायदे लोकसभा के सदस्य करते हैं, और बहुत सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री जिस दल के होंगे स्पीकर उसी दल का बन जाएगा, और अध्यक्ष बनने के लिए बहुमत होना जरूरी है। तो अभी आप देखिए कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी तो इससे पहले अखबारों में आप पढ़ रहे थे कि जो विपक्ष है वो इंडिया गठबंधन जिसे आप कहते हैं कि वो अपने ढंग से अध्यक्ष की मांग करेगा, नहीं तो उपाध्यक्ष की मांग करेगा। तो यहां जो सरकार है, जो अभी सरकार है, उनके राजनीतिक दल के जो व्यक्ति हैं वे अध्यक्ष बन गए। ओम प्रकाश बिरला जी, बहुत ही सम्मानित पद होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और संवैधानिक पद तो होता ही है, बन गए। दूसरे फिर उपाध्यक्ष आते हैं, उपाध्यक्ष अभी बनने हैं। तो उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? सामान्य तौर पर फिर से आपको उलझाएंगे कि जो अध्यक्ष है वह उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, लेकिन दोस्तों यहां 2 तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 कि उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। जैसे अध्यक्ष का चुनाव होता है वैसे ही उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है, नंबर 1। और नंबर 2 कि जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के अंडर में काम नहीं करता है। ध्यान रखिए, वो स्वतंत्र रूप से होता है। जब उपाध्यक्ष सदन का संचालन कर रहा होता है तो अपने आप में बिल्कुल वो स्वतंत्र होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही जगह होती हैं
जहां प्री में आपको उलझाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, हमारे यहां अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। उपाध्यक्ष के बारे में अब देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है। ये भी सरकार के निर्णय के ऊपर है। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर सरकार अपना अध्यक्ष चुन सकती है तो अपना उपाध्यक्ष भी चुन सकती है। लेकिन चूंकि अभी मामला थोड़ा सा राजनीतिक जो समीकरण है वो थोड़े से अलग किस्म के हैं। केंद्र में जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, अपोजिशन भी स्ट्रांग है, लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट हो चुके हैं। तो लोकतंत्र में यह माना जाता है कि सहमति के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता, विरोध के बिना भी नहीं चल सकता और सहमति के बिना भी लोकतंत्र नहीं चल सकता। विपक्ष का मतलब यह है कि वो सरकार की नीतियों पर बहस करे, उसके विरुद्ध आवाज उठाए अगर कुछ ऐसा लगता है तो, लेकिन सहमति भी चाहिए। तो देखते हैं कि अब स्थिति क्या बनती है। यहां मैं एक बात और स्पेशली आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, मैं पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, है ना, वो आप देखिए, वो पढ़िए। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत विस्तार के साथ मैंने स्पीकर के बारे में बताया है और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि लगभग 10 साल तक मैं राज्यसभा और लोकसभा में जाता रहा हूं। राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी के साथ जब मैं था, तो राष्ट्रपति जी के जब साथ था तो जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब उपराष्ट्रपति जी के साथ था तो जाता रहता था। तो मैंने उनके कार्य संचालन वगैरह देखे हैं, तो काफी कुछ जानकारी मेरी व्यावहारिक स्तर पर है। देखिए, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं, ओम प्रकाश बिरला जी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो बने रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पार्टी से त्यागपत्र दे देंगे। उनसे ये अपेक्षा जरूर की जाएगी कि वे मामलों में, यानी कि जब कोई भी मामला उठता है या कोई निर्णय लेना होता है तो तटस्थ होकर के काम करेंगे, राइट। लेकिन ब्रिटेन में स्थिति बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन में वही व्यक्ति स्पीकर बनता है जो नॉन पॉलिटिशियन हो, वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता। तो अगर वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं है तो स्वाभाविक है कि उससे तटस्थता की ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। अदरवाइज आप देखिए कि संसद में तो मामला ठीक ठाक है, लेकिन राज्यों में जो स्पीकर होते हैं विवादास्पद होते जा रहे हैं। हालांकि इस बार भी, पिछले बार भी संसद में आप देखिए कि कई बार ऐसा हुआ कि स्पीकर जब निलंबित किया कुछ सांसदों को कुछ दिनों के लिए तो उसका विरोध होने लगा। इस तरह के विरोध चलिए होते भी हैं। और इस बार भी जो अपोजिशन के लीडर्स थे उन्होंने यही कहा कि भाई उम्मीद करते हैं हम कि जो स्पीकर हैं वो अपोजिशन की आवाज को दबाएंगे नहीं, उन्हें बोलने का पर्याप्त मौका देंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही, क्योंकि अब क्या हो गया कि स्पीकर को एक बहुत बड़ा अधिकार मिल गया है सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का। पहले तो यह था कि अगर स्पीकर सदस्यों को अयोग्य घोषित कर देता है तो उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। अब उसे खत्म कर दिया गया है कि नहीं, अब बकायदे न्यायालय में जा सकते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रोविजन को बदला, तो उनके निर्णय को चुनौती तो दी जा सकती है, लेकिन एक बार तो समस्या खड़ी हो ही जाती है। तो इसके कारण जो अध्यक्ष है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो अध्यक्ष कितने तटस्थता पूर्वक सदन का संचालन करता है, सच पूछिए तो सदन किस तरह से चलेगा और राष्ट्रीय हितों को कितना सदन ध्यान में रख सकेगा, किस तरह की बातचीत हो सकेगी, सदन में किस तरह का अनुशासन बना रहेगा, अध्यक्ष पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। दोस्तों, एक बात और यहां मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, और वो ये कि आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति जी सदन के संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण करेंगे। इसका भी प्रोविजन बकायदे हमारे संविधान में है। इस तरह के प्रश्न चूंकि पूछे जाने लगे हैं तो मुझे बताना पड़ रहा है। संविधान में बकायदे उसका जो अनुच्छेद 87 है उसमें लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, लोकसभा 5 साल के बाद अब निर्वाचित हुई है, अभिभाषण करेंगे और प्रथम सत्र के आरंभ में प्रत्येक वर्ष अभिभाषण करेंगे। और जब ये अभिभाषण देते हैं तो संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा तो भंग होती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो आज राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण करेंगे और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल अखबारों में जब उनके अभिभाषण की खबरें आएंगी तो जो नीतिगत बातें होंगी उसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि सामान्यतः जो अभिभाषण होते हैं राष्ट्रपति जी के वो सरकार की आगामी नीतियों को रिफ्लेक्ट करते हैं कि 5 साल के अंदर मेरी सरकार क्या क्या करने के बारे में सोच रही है। तो इससे आपको एक
एक विजन मिल सकेगा अपने आंसर राइटिंग के लिए। तो दोस्तों, आज के विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।